नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एशियन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पीएम मोदी इज 1000 टाइम्स बेटर देन शहबाज शरीफ सेज पाकिस्तानी सिटीजन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। बड़ा आजकल लोग ऐसी बातें कर रहे हैं यार। सुनिए। आपका नाम? अतीक अहमद। क्या करते हैं सर आप? मैं सर टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, टेलीकॉम इंजीनियर हैं। लाइफ कैसी जा रही है आपके पाकिस्तान के अंदर? बस लाइफ तो मिजरेबल ही जा रही है। आपको पता है इन्फ्लेशन रेट कहाँ पहुँच गया हुआ है, जॉब का मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, तो बस चल रहा है पाकिस्तान। ये एज आप टेलीकॉम इंजीनियर हो के मतलब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो एक आम जो शहरी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मतलब इतना तालीमी याफ्ता नहीं है, उसकी लाइफ कैसे गुजर रही होगी? वो तो सर फिर वो अनअंडरस्टैंडेबल है ना। अगर एक जॉबिफाइड बंदा है जिसके पास अच्छी खासी जॉब है, वो इस इन्फ्लेशन में इन हालात का शिकार है, तो फिर आम जो मज़दूर तबका वो तो आप कंसिडर ही नहीं कर सकते कि वो किन हालात से गुजर रहा होगा, उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। देखिए, मैं अभी 50 से 60 हज़ार मंथली कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता पैसे कहाँ जाते हैं। ठीक है, मतलब 10 दिन बाद मेरे पास जो है ना सैलरी मेरी ख़त्म हो जाती है। वो एक जो मज़दूर बंदा है वो 500-600 दिहाड़ी लगा रहा है दिन की, ठीक है, जिसकी मंथली इनकम 25 से 30 हज़ार है, तो वो क्या, उसने मंथली किराया भी देना है, बच्चों की फ़ीस भी देनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इन। टीवी वगैरह देखते हैं? जी जी, बहुत देखता हूँ। सर मुझे ये बताएं कि ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, कोई यूरोप की बात नहीं करूंगा आपसे, चाइना तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन अगर मैं भारत की आपसे स्पेसिफिक होकर बात करूं, आपको क्या लगता है कि भारत इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितनी तरक्की कर गया है, हमसे आगे है, हमसे पीछे है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भारत को लेकर? जी सर, अपना कंपैरिजन तो करना भारत से छोड़ ही देना। हमसे आगे नहीं, हमसे 100 गुना भारत आ गया किसी भी फील्ड में। आप जो है ना उठा लें, उसको आईटी में उठा लें, आप शोबिज़ में उठा लें, इंटरटेनमेंट और कोई भी दूसरी, रेलवे, इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजीज़, किसी भी फील्ड में आप जो है ना भारत से तो कंपैरिजन जो है ना कर ही नहीं सकते ना। और इसकी बहुत सारी रीज़न है। जो मेन रीज़न मुझे लगती है ना वो ये है कि उन्होंने प्रायोरिटी अपनी जो है ना आज से 30-40 साल पहले आप अगर देखें ना, तो पाकिस्तान और इंडिया जो है ना दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े थे, लेकिन उस पॉइंट से उन्होंने अपनी प्रायोरिटी सेट की, ठीक है, और उन्होंने जो है ना लाइन सेट की और मुल्क को उस जो है ना अच्छी लाइन पे लेके चले। लेकिन हमने अभी तक अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं की, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे निकल गए हैं और हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। सर वजह आपको क्या लगती है? इधर मैं किसी भी एक आम शहरी को रोक के पूछूं तो वो कहता है भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि आपका गुजारा हो जाता है, वो कहते हैं यहाँ पे भी मरी जा रहे हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें रवायती मतलब पुरानी चली आ रही हैं दिमागों में, मतलब या वाकई भारत में गुर्बत है, या भारत अब बदल चुका है? सर इसका बेस्ट आंसर जो ये है कि परसेंटेज देखेंगे ना हम, ठीक है, कि परसेंटेज कैसी है पाकिस्तान का। पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान में कितना है, पर कैपिटा इनकम इंडिया में कितना है। अभी देखें आप, इंडियन करेंसी जो है दुनिया के 18 से 20 ममालिक में जो है ना वो चल रही है, और आप 22 में आ गई है। 22 में आ गई है, ठीक है। और आपकी पाकिस्तानी करेंसी का ये हाल है कि आपका 75 का नोट आपका अपना दुकानदार नहीं लेता, ठीक है। तो नाइजेरिया, कीनिया और जो करप्ट जो है बैंक करप्ट जो है नेशंस है, उनकी करेंसी आपके ऊपर चली गई है। तो बात ये है कि कंपैरिजन आप करते हैं अगर, तो परसेंटेज देखते हैं कि उनमें गुर्बत कितनी है और पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है। लेकिन वो है कि उनकी दूसरी चीज़ें भी देखें ना, कि वो गुर्बत को दूर करने के लिए क्या क्या जो है ना स्टेप ले रहे हैं और आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। वो इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। मेड इन इंडिया जो है उनका बहुत ज़्यादा अभी जो है ना दुनिया में चल रहा है। जैसे मेड इन चाइना था ना, उनका मेड इन इंडिया है, ठीक है। उसकी वजह से इंडिया में उन्होंने पता नहीं कितने 100 चाइनीज़ कंपनी जो है ना उनको बंद कर दिया। उन्होंने बोला हम चीज़ें खुद बनाएंगे, तो वो उनके गुर्बत नो डाउट उधर भी है अभी तक, लेकिन वो उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक दूर कर चुके हैं और आने वाले मज़ीद सालों में वो दूर कर देंगे। लेकिन आपको लगता है वहाँ के पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा लॉयल हैं? सर पॉलिटिशियंस तो सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन आप देखें पूरे, अगर मैं वज़ीर आज़म की बात करूं, जितना भी भारत के दौरे हुकूमत में रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो अभी मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, इनके दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड ब्रेक मतलब जो है वो डेवलपमेंट हुई है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं पाकिस्तान में किसी बंदे से नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वो बड़ा हेट दिखाता है, बड़ा अग्रेसिवनेस शो करता है, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि शहबाज शरीफ बेहतर है, नरेंद्र मोदी बेहतर है, तो साथ ही वो कह देता है नहीं 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 नहीं, वो उनका मोदी बेहतर है, हमारा शहबाज शरीफ बेहतर नहीं है। तो आपको नहीं लगता डुअल पॉलिसी पाकिस्तान में भी है? हम सक्सेस मानते भी हैं और हम इकरार भी नहीं करते कि वो तरक्की कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी का हाथ है उसके पीछे। जी सर, बिल्कुल, मतलब यही है कि अगर आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करना शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप इंडियन पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो एज एन इंडियन वो अपने देश जो है ना मुल्क के साथ वो काफ़ी हद तक जो है ना मुखलस हैं, ठीक है।
और ये बात मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में जो है ना वो नज़र नहीं आती ज़्यादा। मैं समझता हूँ इसकी ये जो है ना बहुत बड़ी रीज़न चलिए है। आपसे भी मैं पूछ लेता हूँ, शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर है या नरेंद्र मोदी ज़्यादा बेहतर है? आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी सर, जिस तरह से मैं शहबाज शरीफ अभी देखें 2013 में नून लीग की गवर्नमेंट आई थी यहाँ से, अभी 2023 चल रहा है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट भी इंडिया में 2013 में आई थी, ठीक है। तो मैं तो डेफिनेटली यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी मतलब 100 टाइम नहीं 1000 टाइम बेटर देन शहबाज शरीफ। मतलब ये आप दिल से कह रहे हैं ऐसे मतलब? कह रहे हैं अपने मुल्क के लिहाज से ना, वैसे वो मुसलमानों के साथ कैसे उनके रिलेशंस हैं, वो किस तरह ट्रीट कर रहे हैं मुसलमान, वो एक अलग बात है। आपने चलें क्वेश्चन चलें, अब आपने मौजू छेड़ ही दिया तो थोड़ा सा इस पे भी आ जाएं। एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे उठाया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने मुसलमानों की तादाद है उससे ज़्यादा मुसलमान जो है वो भारत में रहते हैं। अगर इतना ही जुल्म होता है तो अम्बेसी में क्यों नहीं रिक्वेस्ट आती उनकी कि पाकिस्तान हम आना चाहते हैं? वो तो बाकायदा कहते हैं कि हमने पाकिस्तान आना है, भला पाकिस्तान की क्या सूरत हाल चल रही है पूरी दुनिया देख नहीं रही। तो मतलब अगर इतना ही जुल्म होता है तो वो क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहे? सर ये बैड एलिमेंट्स तो हर जगह होते हैं ना, बाकी ये इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। ये है कि अगर अब उधर मुसलमानों पे जुल्म होते हैं तो ऐसा नहीं है कि इधर माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में है, उन पे कोई जुल्म नहीं होता, ठीक है। काफ़ी केसेस सामने आए हैं हमारे विदाउट एनी एविडेंस, किसी को भी जो है ना मुसलमान बंदा एक उठा के दूसरे को मार देता है, ठीक है। तो ये है कि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन ये आपने क्वेश्चन किया था कि अपने मुल्क के लिहाज से कौन बेटर है, तो मैं ये नरेंद्र मोदी जो है ना बेटर है, 100 टाइम बेटर है। अच्छा, आपका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान में भी बुलेट ट्रेन चले, हम भी बुलेट ट्रेन में सफ़र करें, लाहौर से कराची का सफ़र जो है वो बुलेट ट्रेन के ज़रिए हो? जापान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भारत में बुलेट ट्रेन चला रहा है, ये जापान पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? सर वो बात वही है ना कि प्रायोरिटी हमारी वो नहीं है ना। हमारी प्रायोरिटी वो है कि बस हमारे पॉलिटिशियन जो हैं लीडर है उनकी खास तौर पर प्रायोरिटी है कि बस अपना बनाना है। आवाम एप्पल का- ने अपना स्टोर अभी रिसेंटली भारत में ओपन किया वो देखें ना है, अभी- पाकिस्तान नहीं आए वो लोग। तो देखे ना एप्पल का स्टोर पहली दफ़ा 90s में पाकिस्तान में आया था, लेकिन माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियन उस वक्त ऐसे थे, उन्होंने उसको ट्रीट ही इस तरह किया कि उन्होंने अपना जो है ना वो स्टोर उठा के जो है ना अपना वो इंडिया में ले गए। 90s में एप्पल का स्टोर? 90s में एप्पल का स्टोर? अच्छा जी, ऐसा कब हुआ? 90s में मोबाइल आ गया था क्या? मोबाइल फोन 90s में? इंडियन जो है उन्होंने अच्छा ट्रीट किया उनको, मतलब आप हाथों पे उठा लिया, ठीक है। तो उधर अपने स्टूडेंट जो है उनको इंटर्नशिप करवाई, जॉब्स करवाई। आज आप देखें दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सीईओ वाइस प्रेसिडेंट जितने भी हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो इंडियंस की है, ठीक है। तो वो सब इंटर्नशिप करके सीईओ बन गए। वाह, गजब खेल है भैया। सबने इंटर्नशिप की और आज सीईओ बन के बैठे हैं। ये स्टूडेंट थे जो उधर उनके ऑफिस में पढ़े थे, उनके ऑफिस में उन्होंने इंटर्नशिप की थी। तो बस यही है, प्रायोरिटी उन्होंने सेट की थी। आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, इसरो डिपार्टमेंट उनका है स्पेस प्रोग्राम का, उसमें काम कर रहे हैं, नासा के अंदर काम कर रहे हैं, और स्पेस प्रोग्राम को किस तरीके से देखते हैं आप भारत के? जी सर बिल्कुल, स्टडी एजुकेशन में तो इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है ना। इंडिया की 300 सैटेलाइट अब तक लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, इंडिया की आईटी ट्रेड आईटी एक्सपोर्ट जो है वो देखे। अब मैं एक मिसाल लेता हूँ कि इंडिया का जो सारे स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, एक जो ब्रिलियंट इंडिया का अच्छा स्टूडेंट है ना, वो ग्रेजुएट होने से पहले मार्केट से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट ले के निकलता है अपने स्टार्टअप के लिए, ठीक है। उस स्टार्टअप से वो $multi million कंपनीज बनाता है अपनी, और वो इंडियन स्टूडेंट्स ने बनाई हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट को देखें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है उसकी माशाल्लाह सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट जो है ना वो CSS होती है कि मैं CSS कर लूँ, वीगो डाला मेरे नीचे आ जाए, तो बस यही है काफ़ी। लेकिन इंडियन ऐसा नहीं सोचते, इंडियन IT में बहुत आगे हैं, एजुकेशन में बहुत आगे हैं, स्पेस प्रोग्राम में इस कितना? प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान बस मजाक ही उड़ा सकते हैं हम, मीम ही बना सकते हैं उन पर, ठीक है। मतलब एक उनका प्रोजेक्ट फ्लॉप क्या हो गया था तो यहाँ पे, हाँ, चंद्रयान उनका फ्लॉप हुआ है तो पाकिस्तानियों ने मीम बनाना शुरू कर दी, चले वो फ्लॉप हुआ है, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, ठीक है। एलन मस्क ने भी ऐसा किया था ना, ठीक है। वो बैंकरप्ट हो गया था, फिर उसका जाके जो है ना स्पेस प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। यही वजह है कि हम मजाक उड़ाते हैं तो पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनता है। वही ना, मैंने स्टार्ट में आपको बात की कि तमस्कर उड़ाते हैं हम, ठीक है। किसी का मुकाबला ना कर सकते, या तो उसको हेट करना शुरू कर दें या उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकते हम। वैसे याद आया कि आपके जो फवाद चौधरी थे, मिनिस्टर थे भाई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे शायद, तब उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक जो है वो अंतरिक्ष में इंसान भेज देंगे हम, कुछ ऐसा उन्होंने दावा किया था। जिस देश ने एक रॉकेट जो है वो 10 फीट की ऊंचाई तक न उड़ाया हो,
उस देश का साइंस मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर थे, मिस्टर मवाद चौधरी, सॉरी फवाद, हाँ फवाद चौधरी, उन्होंने कहा था कि जी हम तो इंसान भेजेंगे 2022 में, 2022 बीत गया, 2023 आ गया यार। अरे पूछो सवाल भाई अपनी सरकार से यार। कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम के अंदर? हम सर अभी कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे, हमारा एजुकेशन बेसिक ही नहीं है हमारे क्लियर, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। आईटी को छोड़ ही देना, स्पेस प्रोग्राम को छोड़ ही देना, ठीक है। अभी रोटी पूरी हो जाए। रोटी पूरी हो जाए, आपस में लड़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी देख लिया होगा आपने, जब आटा जो है ना शॉर्ट हुआ था, ठीक है, रोज़ के 10-10 12-12 बंदे मार रहे थे, किसी शहर में 3 मार रहे हैं, किसी में 12 मार रहे हैं, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मुझे याद आ गया 5 तारीख 5 मेरे ख्याल से अप्रैल थी या मार्च थी, 5 मार्च, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ने अपने अपने फेसबुक पेजेस जो है ना उन पर पोस्ट शेयर की थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो थी, उसकी जो पोस्ट थी, उसकी जो मेन पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने उस दिन 36 सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे, ठीक है। उसकी ये पोस्ट थी अपने फेसबुक पेज पे, इससे रिलेटेड पोस्ट थी कि हमने जो है ना सैटेलाइट भेजे हैं 36 स्पेस में। लेकिन वो दूसरी तरफ उसी दिन शहबाज शरीफ की पोस्ट क्या आती कि वो आटे की लाइनों में जो है ना लग के जायज़ा लेना है कि वाम को आटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उनकी प्रायोरिटी देख लें और हमारी प्रायोरिटी देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कंपैरिजन की ज़रूरत है। अफसोस होता है। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है सर, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैंने आपको बताया ना कि आज से 30-40 साल पहले दोनों एक ही जगह पे खड़े थे मुल्क, लेकिन वो देखें कहाँ निकल गए और हम कहाँ रह गए हैं, ठीक है। और अगले आने वाले 30-40 साल में इंडिया आईटी हब बन रहा है, चाइना को टक्कर दे रहा है एक्सपोर्ट में, ठीक है। और भी बहुत जो है ना नहीं, ज़्यादा। ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह यहाँ पे बैठा नौजवान की ख्वाहिश होती है मैं यूरोप चला जाऊँ, कुछ अरसे बाद भारत की भी ख्वाहिश लोग किया करेंगे कि भारत देख लें एक दफ़ा जाके, भारत विज़िट कर लें, पता चले भारत कैसा है कैसा नहीं। ये विज़िट तो सर कोई इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा ये जो आप पूछ रहे हैं कि जॉब्स वगैरह या बिज़नेस वगैरह, उसके लिए फिर हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ आ जाती हैं बीच में, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ आ जाती हैं बीच में, तो इस वजह से जो है ना। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? बस लास्ट मैसेज यही है कि पॉलिटिशियन को यही मैसेज है कि सिंसियर हो जाए मुल्क के साथ, ठीक है। और यूथ को यही मैसेज है कि बस एजुकेशन पे फोकस करें और मुल्क की बेहतरी के लिए जितना हो सके उतना काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप। आपके पॉलिटिशियंस ने तो काम कमाल ही कर दिया है। और सच बताऊं, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, पीएम मोदी को छोड़िए, इंडिया के अब तक के हुए जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से। सबसे पहली तो ये बात कि अगर कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले तो ये कंपैरिजन करो कि क्या अब तक आपका कोई पीएम 5 साल लगातार काम कर पाया है? जवाब है नहीं। तो फिर बात यहीं खत्म। आपका एक भी पीएम, उसकी हैसियत ऐसी नहीं रही जो हमारे किसी एक पीएम से कंपेयर कर सके, कंपैरिजन किया जा सके, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। बात यहीं खत्म हो जाती है। मुल्क का कंपैरिजन, बाकी का कंपैरिजन छोड़ दीजिए, पीएम में ही देख लीजिए। तो ये है डेमोक्रेसी का आपके यहां हाल। दूसरी बात मैं ये कर रहा हूं कि आपके जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं ना, वो पॉलिटिशियन गजब का काम कर रहे हैं। आप लोगों को शायद अभी अंदाजा नहीं हो रहा है कि आप लोगों के पॉलिटिशियन आप लोगों का किस तरह से बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है अभी। आपके पॉलिटिशियन की लड़ाई की वजह से आपके देश को पता है अभी कितने का नुकसान हुआ है? $3 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है अभी आपको। आप कह रहे होंगे ये कैसे हो गया? तो जी ऐसे हो गया कि जो रेमिटेंस आती है ना विदेश में, जो पाकिस्तानी रह रहे हैं, जो रेमिटेंस भेजते हैं, डॉलर्स, यूरो, ये वो जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं, वो नहीं भेजा उन्होंने। इस बार बहुत कम भेजा है। पिछली बार के मुकाबले $3.25 बिलियन कम हो गए। अब आप सोचिए कि आप आईएमएफ से $1 बिलियन के नाक रगड़ रहे हैं पिछले 8-9 महीने से, और यहां आपस की लड़ाई की वजह से क्या हुआ? $3.25 बिलियन के करीब चले गए। फिर भाई साहब ने बात की कि सॉफ्टवेयर हाउस, आईटी हब। जी आईटी हब हम बन चुके हैं। आपको पता है कि जो टॉप कंट्रीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, वो पर आवर जो है उनके रेट्स क्या हैं? मतलब अगर देखा जाए तो पर आवर वो कितना कमा रहे हैं, आप जानकर हैरान होंगे। नंबर 1 पर वैसे तो चाइना है, 7 मिलियन, और उनका जो रेट है वो है नियर अबाउट $18 से $14 पर आवर। इंडिया भले 5 मिलियन संख्या में है,
भले आप ऐसे नंबर वाइज सेकंड पर देखें, लेकिन रेट बराबर है, 18 to 14 डॉलर्स पर आवर के हिसाब से। यहाँ भी जो सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर रहे हैं। थर्ड पे ब्राजील आता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। देखिए कहाँ ये लोग मिलियन में और कहाँ यहाँ पर 5 लाख पे आ गए ब्राजील में, बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, और इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं है, बहुत नीचे है। मतलब आप देखिए ना, रोमानिया, यूक्रेन, फिलीपींस, इजिप्ट, अर्जेंटीना, चेकिया, मैक्सिको, पोलैंड, बुल्गारिया, इतने तक में, मतलब 30 से 50 डॉलर। इसके बाद भी जो है वो आप नंबर वाइज 24,000 लोग, 87,000 लोग की तो बहुत कम है, इतने में भी पाकिस्तानी नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कंट्री कहां जा रही है। और बाकी हमारे बारे में सोचना बंद कर दीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे ना इंफ्रा का, रोड इंफ्रा का आपसे कंपैरिजन नहीं है, ट्रेन इंफ्रा का कंपैरिजन नहीं है, सिविल एविएशन में कंपैरिजन नहीं है, सॉफ्टवेयर में कंपैरिजन नहीं है, इंडस्ट्रीज में कंपैरिजन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में कंपैरिजन नहीं है, टूरिज्म में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, स्पेस एंड साइंस में नहीं है। अरे कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। इंडिया के नंबर अगर 100 हैं तो आपके शायद 0.00001 इस टाइप का होगा। तो समझ लीजिए कि आपसे कुछ होना जाना है नहीं। आप लोग उस लीग में ही नहीं हो जिस लीग में इंडिया है, उस लीग में आपकी एंट्री नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके पास कुव्वत होनी चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। ना कुव्वत है ना कुछ करके दिखा पाए हो। हाँ, एटमी मुल्क है हम। आटा मिल रहा है ना सर, एटमी मुल्क है, खाइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।